आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, शरद पवार ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। शुभेंदु सरकार ने बंगाल में ओबीसी आरक्षण में किया बदलाव। ट्रंप की धमकियों के बीच आईआरजीसी की डराने वाली वार्निंग। चीन और रूस के बीच नजदीकियों की क्या है वजह। अमेरिकी F-35 को हमने मार गिराया, ईरान के विदेश मंत्री ने किया बड़ा दावा। इबोला की बूंदी बुग्या स्ट्रेन कितना है खतरनाक। ईरान में वॉर और महंगाई की दोहरी मार, तेहरान से घर छोड़ भाग रहे हैं लोग। यूएन ने 2026 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाया, फिर भी सबसे तेज अर्थव्यवस्था। विक्रांत मैसी ने बुना साइबर क्राइम का जाल, अरशद वारसी वीर हिरानी करेंगे पर्दाफाश। और WTC में भारत को बड़ा झटका, बांग्लादेश ने पाकिस्तान का 2-0 से सफाया कर छीना 5वां स्थान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पीएम मोदी पूरे समर्पण से काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि जब देश के सम्मान की बात आए तो राजनीतिक मतभेदों को अलग रखना चाहिए। मंगलवार को पुणे में लक्ष्मण राव गुट्टे रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित पूर्व राज्य और जिला पदाधिकारियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, भले ही हमारी राजनीतिक सोच पीएम मोदी से अलग हो, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव करते हुए कुल आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। नई नीति के तहत अब यह आरक्षण केवल वास्तविक पिछड़े हिंदू समुदायों को दिया जाएगा, जो SC और ST श्रेणी में शामिल नहीं है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदायों को दिए जा रहे ओबीसी लाभ को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया गया है। मंगलवार को जारी अधिसूचना में राज्य सरकार ने वर्ष 2010 से पहले ओबीसी सूची में शामिल 66 समुदायों को नियमित कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट की 22 मई 2024 की खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। सरकार के मुताबिक पहले ओबीसी कैटेगरी A के तहत 10% और ओबीसी कैटेगरी B के तहत 7% आरक्षण दिया जाता था। अब दोनों श्रेणियों को समाप्त करते हुए कुल आरक्षण 7% कर दिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों और इजराइल में ईरान पर फिर से हमले की मांगों के बीच ईरान की ताकतवर सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। IRGC ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म सेपा न्यूज पर जारी बयान में कहा कि अगर ईरान के खिलाफ दोबारा हमला किया गया तो वादा की गई क्षेत्रीय जंग अब मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे कई ज्यादा आगे फैल जाएगा। गार्ड्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के विनाशकारी हमले में दुश्मनों को कुचल देंगे। पिछले साल सितंबर में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर टहलते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंग प्रत्यारोपण के जरिए मानव जीवन को बढ़ाने की संभावना पर विचार कर रहे थे। पुतिन के दुभाषियों को यह कहते हुए सुना गया, मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है। जितना अधिक आप जीवित रहते हैं उतने ही युवा होते जाते हैं और यहाँ तक कि अमरता भी हासिल कर सकते हैं। शी के दुभाषिए को जवाब देते हुए सुना गया, कुछ का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरानी सेनाओं ने युद्ध के दौरान अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान की सेनाएं ऐसा करने वाले दुनिया के पहले सशस्त्र बल है। अरागची ने अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि ईरान युद्ध में अमेरिका के दर्जनों विमान नष्ट हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा है। ईरानी विदेशी मंत्री ने इसे उन दावों को पुष्टि करार दिया जिसे तेहरान लगातार कहता आ रहा है। 13 मई को प्रकाशित
प्रकाशित अमेरिकी संसद की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका के करीब 42 सैन्य विमान या तो नष्ट हो गए या उन्हें नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 42 विमानों के नुकसान का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी गोपनीय है और नुकसान की पुष्टि अलग-अलग सोर्स से की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इसमें स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट और स्पेशल ऑपरेशन प्लेन भी शामिल है। अफ्रीकी देशों के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का नया प्रकोप तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया। हालांकि WHO का कहना है कि वैश्विक स्तर पर जोखिम अभी कम है, लेकिन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस बार संक्रमण के पीछे इबोला का दुर्लभ बुंडीबुगियो स्ट्रेन पाया गया है, जिसके लिए फिलहाल कोई स्वीकृति, वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस के अनुसार कम से कम 139 मौतें इस प्रकोप से जुड़ी मानी जा रही है। लगभग 600 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और अब तक 51 मामलों की आधिकारिक पुष्टि हुई है। अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच ईरान के प्रॉपर्टी बाजार में आसमान छूती कीमतों ने किराएदारों के सामने एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में न्यूनतम मासिक वेतन महज $90 के आसपास है, जो सरकारी सब्सिडी, इलेक्ट्रॉनिक कूपन और भत्तों को मिलाकर भी बमुश्किल $120 तक भी पहुंच पाता है। ऐसे में आम आदमी के लिए घर का किराया चुकाना बेहद पेचीदा और थका देने वाला काम बन गया है। ईरान में अधिकांश किराएदार गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर है, जहाँ एक औसत परिवार की मासिक कमाई लगभग 70 करोड़ रियाल के आसपास है। ईरान के सांख्यिकीय केंद्र के अनुसार फारसी कैलेंडर के पहले महीने फरवरी में सालाना आधार पर किराए में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं राजधानी तेहरान के स्थानीय डीलरों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले कीमतें 30 से 40% तक उछल चुकी है, जिसे 73% की रिकॉर्ड महंगाई दर ने और ज्यादा भयावह बना दिया है। वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का सीधा असर अब दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक अनुमानों पर स्पष्ट रूप से पड़ने लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वैश्विक आर्थिक झटकों का हवाला देते हुए वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.6% से घटाकर 6.4% कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा मंगलवार को जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि विकास के इस अनुमानित संशोधन के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। वर्ष 2025 में दर्ज 7.5% की विकास दर से 2026 में 6.4% तक यह गिरावट मुख्य रूप से ऊर्जा आयात की बढ़ती लागत और सख्त होती वित्तीय स्थितियों के दबाव को दर्शाती है। मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्में बना चुके फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी अब OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। राजकुमार हिरानी बतौर क्रिकेटर अपनी पहली वेब सीरीज पीटर एंड पेट्रो के साथ तैयार हैं। हाल ही में उन्होंने इस वेब सीरीज की रिलीज डेट शेयर की थी और अब इसका टीजर भी आ चुका है। हिरानी के लिए ये शो इसलिए भी खास है क्योंकि इससे उनके बेटे वीर हिरानी का एक्टिंग डेब्यू भी होने जा रहा है। पीटर एंड पेट्रो का टीजर बता रहा है कि ये शो काफी दिलचस्प होने वाला है। पीटर एंड पेट्रो का टीजर मात्र 30 सेकेंड लंबा है, मगर गाने वाले इंट्रो के साथ इस टीजर से हिरानी ने कहानी का प्लॉट साफ कर दिया है। वीर हिरानी एक टेक एक्सपर्ट के रोल में है और अरशद वारसी एक पक्के वाले पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं। गोवा में सेट इस कहानी में अरशद और वीर की जोड़ी एक साइबर क्राइम सुलझाने निकली है और इस क्राइम को अंजाम देने वाले साइबर क्रिमिनल के रोल में है विक्रांत मैसी। टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में बड़ा नुकसान हुआ है। बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराकर अंक तालिका में भारत को पीछे छोड़ दिया है। ताजा रैंकिंग में बांग्लादेश 5वें और भारत 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रनों से हराया था। इसके बाद दूसरे टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 78 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। इस जीत के साथ बांग्लादेश के 4 टेस्ट मैचों में 2 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के बाद
58.33% अंक हो गए हैं। वहीं भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खाते में 9 टेस्ट मैचों के बाद 48.15% अंक है। भारतीय टीम ने अब तक 4 मुकाबले जीते हैं, 4 में हार मिली है, जबकि 1 टेस्ट ड्रॉ हो रहा है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ने इस साल अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है।